नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। हाँ, और हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये दस्तावेज असल में ऋण वसूली एजेंटों यानी डेट रिकवरी एजेंट्स के लिए बनाया गया एक ट्रेनिंग मैनुअल है। पूरे 200 सवाल जवाब हैं इसमें। और ये सिर्फ एजेंटों के लिए नहीं है ना, ये एक तरह से बैंकिंग की दुनिया का बिहाइंड द सीन्स टूर है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या लोन लेते हैं तो पर्दे के पीछे क्या नियम कानून काम कर रहे होते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है इस ट्रेनिंग दस्तावेज को डीकोड करना। हम बैंकिंग की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर बैंक और ग्राहक के अनोखे रिश्ते को समझेंगे, और आखिर में उस हिस्से तक पहुंचेंगे जिससे बहुत से लोग घबराते हैं, लोन और उसकी वसूली। चलिए इस दस्तावेज से वो सारे जरूरी और शायद हैरान करने वाले सच निकालते हैं जो हम सबके काम आ सकते हैं। तो चलिए एकदम पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन बैंक असल में करते क्या हैं? सिर्फ पैसा लेना और देना? हाँ, ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है। मोटे तौर पर तो यही है, लेकिन ये दस्तावेज बताता है कि उनके काम इससे कहीं ज्यादा हैं। अच्छा। पहला और सबसे मुख्य काम है जनता से जमा स्वीकार करना, यानी डिपॉजिट्स लेना। दूसरा, उसी पैसे को जरूरतमंद लोगों या व्यापारों को ऋण के तौर पर देना। और तीसरा, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। पर अब तो बैंक आप जानते ही हैं, बीमा, म्यूचुअल फंड सब कुछ बेचते हैं। हाँ, सही कहा। और अब तो बैंकों के भी कई प्रकार हो गए हैं। कुछ साल पहले ये पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत चर्चा में आए थे। क्या ये हमारे पारंपरिक बैंकों से अलग हैं? हाँ, और इनका मकसद बिल्कुल अलग है। जैसे इस दस्तावेज में बताया गया है कि पेमेंट बैंक का मुख्य काम है भुगतान और लेन देन को आसान बनाना। ओके। वो आपकी जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। क्या सीमा है? आप 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात, ये बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन के लिए हैं, बड़ी बचत या कर्ज के लिए नहीं? बिल्कुल। तो फिर स्मॉल फाइनेंस बैंकों की क्या जरूरत पड़ी? क्या हमारे बड़े बैंक वो काम नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए? बहुत जरूरी सवाल है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों का जन्म ही उस कमी को पूरा करने के लिए हुआ है जहां बड़े बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे थे। इस दस्तावेज में साफ लिखा है। क्या लिखा है? कि इन बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने कुल ऋण का कम से कम 75% प्राथमिकता क्षेत्र यानी प्रायोरिटी सेक्टर को दें। प्राथमिकता क्षेत्र मतलब कृषि, छोटे उद्योग, शिक्षा, कम आय वाले लोगों के लिए घर का लोन। मूल रूप से अर्थव्यवस्था के वो हिस्से जिन्हें लोन मिलने में मुश्किल होती है। तो इनका फोकस मुनाफे के साथ साथ वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन पर भी है। ठीक है, ये साफ हुआ। अब जरा उस चीज पर आते हैं जिससे हम सब रोज निपटते हैं, बैंक खाते। बचत खाता और चालू खाता, मतलब सेविंग्स और करंट अकाउंट, हम सब इस्तेमाल करते हैं। पर मुख्य फर्क क्या है? बचत खाता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बचत को बढ़ावा देने के लिए है। राइट। इस पर हमें ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें आप महीने में कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, उस पर कुछ सीमाएं हो सकती हैं। और चालू खाता? वहीं चालू खाता खास तौर पर व्यापारियों और कंपनियों के लिए होता है जिन्हें दिन में कई बार लेन देन करना पड़ता है। इसलिए इस पर लेन देन की कोई सीमा नहीं होती। और यहाँ इस दस्तावेज में मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात मिली। क्या? चालू खाते पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता? क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं बैंक को अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ और ऊपर से मुझे ही उन्हें सर्विस चार्ज देना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। ये तो उल्टा हिसाब लग रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि बैंक आपको असीमित लेन देन की जो सुविधा दे रहा है, उसके रख रखाव में एक लागत आती है। अच्छा। उस खाते को मैनेज करने के लिए बैंक आपसे वो सेवा शुल्क लेता है, जबकि बचत खाते का उद्देश्य अलग है। और फिर एक तीसरा विकल्प है सावधि जमा या एफडी, जहां आप एक तय समय के लिए पैसा रखते हैं और बैंक आपको उस पर सबसे ज्यादा ब्याज देता है। एफडी की अवधि क्या होती है? इस दस्तावेज के मुताबिक एफडी कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की हो सकती है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो कानूनी तौर पर हमारा और बैंक का रिश्ता क्या होता है? क्या हम सिर्फ एक ग्राहक हैं या कुछ और? ये बैंकिंग का सबसे दिलचस्प और सबसे कम समझा जाने वाला पहलू है, और ये दस्तावेज इसे बहुत अच्छे से समझाता है।
कैसे? जिस पल आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपका और बैंक का रिश्ता बदल जाता है। बैंक आपका देनदार यानी डेटर बन जाता है और आप बैंक के लेनदार यानी क्रेडिटर बन जाते हैं। एक मिनट, ये तो सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं कि हमारा पैसा बैंक में है, लेकिन कानूनी तौर पर पैसा जमा करते ही हम बैंक को एक तरह का लोन दे देते हैं। बिल्कुल, और बैंक हमारा कर्जदार बन जाता है। अरे वाह, ये तो पूरे रिश्ते को ही पलट देता है। हाँ, क्योंकि अब बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपके मांगने पर आपका पैसा लौटाए। लेकिन मजे की बात ये है कि ये रिश्ता स्थायी नहीं है। मतलब? ये आपके काम के हिसाब से बदलता रहता है। मान लीजिए आपके खाते में 10,000 रुपए हैं और आप 15,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। तो रिश्ता तुरंत पलट जाएगा। अब मैं बैंक का देनदार हो गया और बैंक मेरा लेनदार। एकदम सही। और सोचिए, अगर आप बैंक में एक लॉकर लेते हैं तो क्या रिश्ता होगा? तब तो न मैं देनदार न वो। सही। तब बैंक आपको एक जगह किराए पर दे रहा है, तो वो बन जाता है पट्टादाता, लेसर, और आप बन जाते हैं पट्टाधारी, लेसी। वाह। और अगर बैंक मेरे लिए मेरा कोई चेक कलेक्ट कर रहा है तो? तब बैंक आपके एजेंट की तरह काम कर रहा है और आप उसके प्रधान यानी प्रिंसिपल हैं। कमाल है। तो एक ही बैंक के साथ एक ही दिन में हमारे कितने अलग अलग कानूनी रिश्ते हो सकते हैं। हाँ, और ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है, जैसे ग्राहक की मृत्यु होने पर, या अगर कोई दिवालिया हो जाए, या बस अपना खाता बंद कर दे। तो हमने देखा कि बैंक हमारे पैसे को कैसे संभालता है और हमारा रिश्ता उसके साथ कैसे बदलता है। लेकिन बैंक का असली कारोबार तो पैसा देने में है। बिल्कुल। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां बैंक का पैसा हमारे पास आता है, और साथ ही शुरू होती है एक बड़ी जिम्मेदारी। सही कहा। और जब बैंक आपको पैसा देता है तो वो हवा में नहीं देता। वो अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए आपसे कोई न कोई गारंटी लेता है, जिसे तकनीकी भाषा में सिक्योरिटी या कोलैटरल कहते हैं। और वसूली की पूरी कहानी इसी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सबसे आम लोन, होम लोन, उसमें क्या सुरक्षा होती है? होम लोन में आप जो घर खरीद रहे हैं, है ना, जी। उसी को बैंक के पास बंधक यानी मॉर्टगेज रख दिया जाता है। इसका मतलब है कि घर के कागजात बैंक के पास होते हैं और जब तक लोन पूरा नहीं होता, उस संपत्ति पर बैंक का कानूनी हक रहता है। ठीक है, ये तो सीधा है। लेकिन कार लोन में क्या होता है? कार तो हमारे पास रहती है। हाँ, कार लोन में जो सुरक्षा होती है उसे दृष्टिबंधक यानी हाइपोथेकेशन कहते हैं। हाइपोथेकेशन? जी, ये बंधक से बहुत अलग है और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने बैंक के पैसे से कार खरीदी और बैंक कहता है, ठीक है, कार तुम चलाओ, अपने पास रखो। लेकिन जब तक मेरा पैसा वापस नहीं आता, कागजों पर मेरा भी नाम रहेगा। बिल्कुल। अगर तुमने किश्तें रोकी तो मैं ये कार वापस ले सकता हूँ। मतलब कब्जा हमारा, लेकिन हक बैंक का भी। तो फिर एक और शब्द होता है रहन या प्लेज। उसमें क्या फर्क है? रहन, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण गोल्ड लोन है, में कब्जा भी बैंक के पास चला जाता है। अच्छा। हाइपोथेकेशन में संपत्ति जैसे कार आपके पास है, प्लेज में संपत्ति जैसे सोना बैंक के पास है। यही सबसे बड़ा फर्क है। और एक और तरीका है, जैसे अगर आप अपनी LIC पॉलिसी पर लोन लेते हैं, उसे समुन्नदेशन या असाइनमेंट कहते हैं, जिसमें आप अस्थायी रूप से अपनी पॉलिसी के अधिकार बैंक को सौंप देते हैं। ये सब तो ठीक है जब तक सब कुछ स्मूथली चलता रहे और किश्तें समय पर जाती रहें। लेकिन असली कहानी और इस दस्तावेज का असली मकसद तो तब सामने आता है जब कोई ग्राहक किश्तें नहीं चुका पाता। यही सही कहा। जब किसी लोन की किश्त या ब्याज 90 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं चुकाया जाता, तो बैंक के सिस्टम में एक लाल बत्ती जल जाती है और उस लोन अकाउंट को गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। NPA, ये शब्द हमने खबरों में बहुत सुना है। इसका मतलब बैंक के लिए अब ये कमाई करने वाला एसेट नहीं रहा, बल्कि एक खराब लोन बन गया। बिल्कुल। बैंक के नजरिए से ये पैसा अब फंस गया है और यहीं से वसूली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है और कहानी में आते हैं वसूली एजेंट। ये वो लोग हैं जिनसे लोग अक्सर डरते हैं और जिनके बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। हाँ। तो ये दस्तावेज उन एजेंटों के बारे में क्या कहता है? उनके अधिकार क्या हैं? क्या वे कुछ भी कर सकते हैं पैसा वापस लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दस्तावेज ये साफ करता है कि उनके अधिकार बहुत सीमित हैं और उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। अच्छा। उनके लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं, खासकर इस बात को लेकर कि वे ग्राहक से कैसे बात करेंगे।
जैसे कि क्या कोई नियम है कि वे कब फोन कर सकते हैं या किसी भी समय कॉल आ सकता है? नहीं, इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट नियम है। कोई भी वसूली एजेंट किसी ग्राहक को सुबह 7 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकता। सुबह 7 से शाम 7 के बीच ही? हाँ, ये नियम ग्राहक की निजता का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। तो देर रात को आने वाली धमकी भरी कॉल्स पूरी तरह से अवैध हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी है। और जब वो फोन करते हैं तो उन्हें क्या कहना होता है? पहली कॉल पर ही उन्हें अपनी पूरी पहचान बतानी होती है, अपना नाम, वे किस एजेंसी से हैं और ये कि उन्हें किस बैंक ने बकाया वसूलने के लिए अधिकृत किया है। मतलब गुमनाम रह के बात नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, वे झूठी पहचान बताकर भी बात नहीं कर सकते। और उनकी नैतिक और कानूनी सीमाएं क्या हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें करने की सख्त मनाही हैं? ये इस दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें साफ लिखा है कि एजेंट किसी भी तरह की अपमानजनक, अभद्र या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो तथ्यों को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकता। गलत तरीके से पेश करने का मतलब? कोई उदाहरण? जैसे ये कहना कि अगर आपने कल तक पैसे नहीं दिए तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, या हम आपका घर कल ही नीलाम कर देंगे। अच्छा, ये सब मिसरिप्रेजेंटेशन है और पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एजेंट का काम सिर्फ बकाया राशि की याद दिलाना और भुगतान के लिए कहना है, न कि डराना धमकाना। और क्या वे ग्राहक के कर्ज के बारे में किसी और को बता सकते हैं, जैसे पड़ोसियों को या दफ्तर में फोन करके? ये एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। दस्तावेज के मुताबिक ग्राहक के कर्ज की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय है। मतलब किसी को नहीं बता सकते? किसी भी तीसरे पक्ष को, चाहे वो परिवार हो, पड़ोसी हो या सहकर्मी को बताना गैर कानूनी है। ये ग्राहक की निजता और सम्मान के अधिकार का हनन है। इस दस्तावेज में कुछ व्यावहारिक स्थितियों पर भी सवाल हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। जैसे एक सवाल है कि अगर कोई एजेंट उधारकर्ता के घर जाए और वहां मेहमान मौजूद हों तो उसे क्या करना चाहिए? इसका जवाब दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी पेशेवर होनी चाहिए। दस्तावेज कहता है कि ऐसी स्थिति में एजेंट को तुरंत वहां से चला जाना चाहिए। हाँ, उसे कोई और दिन या समय चुनना चाहिए। किसी भी हालत में उसे मेहमानों, बच्चों या किसी और के सामने कर्ज की बात नहीं करनी चाहिए। मकसद वसूली है, किसी को शर्मिंदा करना नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस ट्रेनिंग मैनुअल के हिसाब से एक आदर्श वसूली एजेंट का रवैया कैसा होना चाहिए? 3 मुख्य बातें हैं जिन पर यह दस्तावेज बार बार जोर देता है। पहला, सम्मान और शिष्टाचार। ग्राहक चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसके साथ सम्मान से पेश आना है। दूसरा, एक सक्रिय श्रोता बनना, यानी एक्टिव लिसनर। सिर्फ अपनी बात नहीं कहनी, बल्कि ग्राहक की समस्या को भी सुनना और समझना है कि वो पैसे क्यों नहीं दे पा रहा। और तीसरा, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से बचना, क्योंकि एजेंट का काम समस्या का समाधान निकालना है, ग्राहक को नीचा दिखाना नहीं। तो आज हमने बैंकिंग की दुनिया में एक लंबा सफर तय किया। एक साधारण बचत खाते से शुरू करके बैंक और ग्राहक के बदलते कानूनी रिश्तों को समझा, फिर लोन और उसकी सुरक्षा की बारीकियों को जाना, और अंत में ऋण वसूली की उस प्रक्रिया को देखा जिसके नियम तो मतलब बहुत सख्त और पेशेवर हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, ये दस्तावेज भले ही वसूली एजेंटों के लिए बनाया गया है, लेकिन असल में ये हम सभी के लिए है। हम सभी के लिए कैसे? ये हमारे वित्तीय अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का एक बेहतरीन स्रोत है। इन नियमों को जानना न सिर्फ एक एजेंट को जवाबदेह बनाता है, बल्कि एक उधारकर्ता के तौर पर हमें भी सशक्त बनाता है। सही कहा। ये हमें बताता है कि अगर कोई सीमा लांघी जा रही है तो हमारे अधिकार क्या हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम आपको एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि एक एजेंट के व्यवहार के लिए कितने विस्तृत और साफ नियम बनाए गए हैं। कब फोन करना है, कैसे बात करनी है, क्या नहीं कहना है। तो सवाल ये उठता है कि जब दिशा निर्देश इतने स्पष्ट हैं तो जमीनी हकीकत अक्सर इतनी अलग क्यों होती है? सही सवाल है। ऋण वसूली की प्रक्रिया विवाद और तनाव का कारण क्यों बन जाती है? नियम की किताब और घर के दरवाजे पर खड़े इंसान के व्यवहार में यह अंतर कहां से आता है? इस सवाल पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।